छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। जय हिंद साथियों, आज हम जानने वाले हैं ऐसी क्या बला है जो हमारा साथ कभी भी ज़िंदगी में नहीं छोड़ने वाली। तो भैया वो है न्यूटन के गति के नियम। ये हमारा साथ कभी भी ज़िंदगी में नहीं छोड़ने वाले। अब आप लोग सोचते होंगे भाई ऐसा क्यों? देखो, आप लोग पढ़ाई छोड़ दोगे, उसके बाद में आप लोग सोचते हो इससे हमारा पीछा छूट जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला भैया। कभी जाकर के कुछ तो वजन उठाओगे, ठीक? अगर आप कोई सा भी वजन उठाओगे तो समझ लो वहां पर आपके न्यूटन के गति के नियम का आपको वो करना पड़ेगा। आप उसमें न्यूटन के गति के नियम अपने लगा रहे हैं। अब मान लो आप कभी गुस्से में आकर के अपना मोबाइल फोन पकड़ के ऐसे फेंक भी दोगे ना, तब भी आप क्या कर रहे हो? न्यूटन के गति के नियम का ही आप प्रयोग उसमें करोगे। बात समझ आ रही? तो चलिए फटाफट जानते हैं न्यूटन के गति के नियम जो हैं वो क्या क्या हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे उन्हें एकदम से बिल्कुल क्लियर करके, ठीक है? एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। ये नियम कहते क्या है? तो देखिए, ये नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उससे उत्पन्न वस्तु की गति के बीच में क्या बताते हैं भैया? रिलेशन बताते हैं, ठीक है? कि किसी भी वस्तु पर कितना बल लगाना चाहिए, मतलब कितना बल लग रहा है और उसकी गति क्या हो रही है, कितना बल लगा करके, ये बताते हैं कौन? न्यूटन के गति के नियम। तो इसमें भैया जो पहला नियम है वो क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। भैया बिल्कुल ही बात सही है। जैसे मान लो अगर कोई पिंड है हमारे पास में, पिंड मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक हमने वस्तु ले ली, ठीक है? अब ये वस्तु अगर विरामावस्था में है तो भैया विरामावस्था में ही रहेगी, मतलब रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, जाहिर सी बात है। बोले सर जी ये तो हम जानते हैं। और चल रही है तो ये चलती हुई रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि इस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए, बाहर का कोई फोर्स ना लगे। अब जैसे हम बोले कि भाई चलो, तो ये कब तक नहीं चलेगी? जब तक कि हम इसे धक्का नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? और जब हम इसे मतलब बल लगाकर हम इसे धक्का देंगे, ये क्या होगी? चलना शुरू हो जाएगी। और जब ये चलेगी, ठीक है, तो ये कब तक नहीं रुकेगी? जब तक भैया हम इसे सामने आकर के रोकेंगे नहीं, ठीक है? सामने का मतलब है इसे हम बल लगाकर रोकेंगे नहीं। और ये कब तक चलती रहेगी? ये ऐसी चलती रहेगी लगातार, ठीक? अब कोई भी वस्तु हुई, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, अब वो कब तक नहीं रुकती है? वो तब तक नहीं रुकती है जब तक कि हम उसे खुद ना रोकें। अब कह दो कि हम उसे पैडल मारना बंद कर देंगे तब वो रुक जाएगी। रुक जाती है क्यों? उसमें घर्षण नहीं हो रहा है भैया। टायर के और जमीन के बीच में क्या हो रहा है? घर्षण ही तो हो रहा है। और जब साइकिल लगातार चल रही है तो सामने से कौन है भैया? हम लोग हवा के गोले भी तो रह रहे हैं, हवा ही तो है। तो हवा का क्या पड़ रहा है हमारे सामने से भैया? घर्षण हो रहा है। तो उसके कारण जो अब ये है क्या? दोनों ये है तो दोनों बाहर के बल ही, बाहर के ही तो बल है। तो वस्तु का अपना खुद का बल क्या हुआ? सिर्फ उसकी गति हो गई। ये हो गया कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, और चल रही है तो चली हुई रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि किसी पिंड पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन की दर के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, F बराबर ma, ठीक है? F बराबर ma। तो यहां पर जो F है, F का तो मतलब हो गया फोर्स। फोर्स माने बल। बल जो होता है वो बराबर होता है m माने हो गया द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया भाई? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, उसका जो वजन हो गया वो। अच्छा, द्रव्यमान और भार में इन दोनों में भी अंतर होता है, वो आपको हम बताएंगे किसी और वीडियो में। पहले से देखिए, m जो होता है वो होता है द्रव्यमान, m को बोलते हैं मास। और ये जो a है, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। अब भैया मास किसी वस्तु का, जैसे जब वाली वस्तु है, इसका मास हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसका मास क्या होगा? लगभग वेट, एग्जैक्टली पूरा वेट नहीं, पूरा वजन नहीं, मास थोड़ा सा अलग होता है। और एक्सेलरेशन मतलब जो त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है? किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर इज कॉल्ड त्वरण, ठीक है? क्या कहलाएगी? आपका एक्सेलरेशन कहलाएगी। तो हम बोल सकते हैं जो बल होता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान और उसकी स्थिति में परिवर्तन, ठीक? वेग परिवर्तन मतलब स्थिति परिवर्तन में बताता है। मतलब इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा भैया? F के बराबर होगा। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? अब इसे ऐसे समझिए, आपके पास में मान लो आपको पहले सिर्फ एक ईंट उठानी है। एक ईंट का जो वजन है मान लेते हैं वो अपना 2 किलो है। एक ईंट उठानी है। अब आपको क्या करना है? 3 ईंटें एक साथ में उठानी है, और फिर आपको क्या करना है? 10 ईंटें एक साथ में उठानी है। अब देखो, ये उठाई तो आपने पहले एक ईंट उठाई है, फिर उसके बाद में आपकी कितनी ईंटें हो गई भैया? ये आपकी 3 ईंटें हो गई। फिर आपकी कितनी होगी? 10 नहीं, हम 5 ईंटें ले लेते हैं, ठीक है? कितनी हो गई? 5। तो 1 2 3 4 और नीचे वाली हो गई 5। तो देखो, इसे उठाने के लिए हमें अलग बल की जरूरत पड़ेगी, इसे उठाने के लिए अलग बल की, और इसे उठाने के लिए हमें अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। मतलब अलग बल क्या है? एक शक्ति ही तो है भैया। जैसे मान लो तुम्हारे अंदर बल है तो तुम आराम से अपना मतलब किसी भी भारी वस्तु को उठा सकते हो। जितना ज्यादा बल उतना ज्यादा भारी वस्तु को आप उठा सकते हो। इसका ही मतलब वही हो गया। इसे उठाने के लिए हमें कम बल की जरूरत पड़ेगी, इसे उठाने के लिए हमें ज्यादा बल की, और इसे उठाने के लिए हमें और भी ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी। अब वहीं पर तुम एक 4 साल के बच्चे से बोलो कि भैया ऐसा करो, तुम ये 10 ईंटें उठाओ या 3 ईंटें तुम जो उठाओ, तो बच्चा ऐसे कोई थोड़ा ना उठा लेगा।
ठीक है। अब वहीं पर एकदम बढ़ के आदमी से बोलो कि भैया तुम 10 ईंटें उठाओ, एक ही बार में उठा देगा, क्योंकि उसके पास में क्या है, उसके पास बल लगाने की क्षमता ज्यादा है। इसी प्रकार से हमारे पास में कोई 2 पिंड है, एक छोटा पिंड है और एक काफी बड़ा पिंड है, मतलब छोटे वाले के मुकाबले, मतलब उसके अंदर क्या है, वजन भी ज्यादा है। एक ये छोटा सा है और एक ये दूसरा बड़ा वाला है। अब देखो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, मान लो हम यहाँ पर किसी एक जगह पे यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब यहाँ से हमें एक पिंड को फेंकना है, मान लो यहाँ पर इस वाली जगह पर, तो छोटे वाले पिंड को फेंकेंगे तो उसमें कम बल लगेगा, और जब बड़े वाले पिंड को फेंकेंगे तो उसे ज्यादा बल की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब जैसा उसका द्रव्यमान वैसे ही उस पर लगने वाला बल। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। अब भैया तीसरा नियम जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, काफी जगह ये काम करता है, बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना इसे। प्रत्येक क्रिया के बराबर सदैव प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल वही है, अगर आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा तो बदले में अगर वो व्यक्ति भी आपको वही थप्पड़ मार दे, फिर क्या होगा भैया, क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई। बात समझ में आ गई? मतलब कि प्रत्येक क्रिया के बराबर कोई एक प्रतिक्रिया होती है। मान लो ये बोर्ड है, हम इस पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं इसे पीछे गिराने के लिए। ठीक है, इसे पीछे गिराने के लिए इस पर बल लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं गिर रही है, क्यों? क्योंकि ये बदले में हम पर उतना ही बल लगा रही है। बात समझ में आ रही है? ये जितना हम इस पर बल लगा रहे हैं उतना ही बदले में ये हमारे ऊपर बल लगा रही है। मतलब हम जिसके ऊपर क्रिया कर रहे हैं उसके बदले में क्या दे रही है, हमें प्रतिक्रिया दे रही है। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमारा कहलाता है न्यूटन का तीसरा नियम। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी वाले नियम के ऊपर, क्रिया प्रतिक्रिया के ही नियम के ऊपर, आपके जो रॉकेट इंजन है ना, जेट इंजन से हम बोलते हैं, जेट टरबाइन इंजन, टर्बोजेट इंजन, ये भी सभी ये ऐसे ही वर्क करते हैं। आपको टर्बोजेट इंजन के बारे में बताएंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, तो ये तीनों नियम समझ में आ गए। पहला नियम, प्रत्येक पिंड जो है वो अपनी ब्रह्मावस्था में रहेगा, ये चल रहा है तो चलता ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। दूसरा नियम क्या है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और तीसरा नियम क्या है भैया? तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यही नियम होते हैं न्यूटन के गति संबंधी नियम। बात समझ में आ गई? तो साथियों आज की वीडियो में हमारा इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ में से शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ में। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।